नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं निक, आपका होस्ट और दोस्त। और आज के हॉरर पॉडकास्ट शो के 7वें एपिसोड में एक नहीं, दो नहीं, पूरी 5 मजेदार सच्ची कहानियां और किस्से लेकर आ चुका हूं, जो कि हमारे प्रिय सब्सक्राइबर्स ने हमें भेजे हैं। ये कहानियां मनगढ़ंत या बनाई हुई बिल्कुल भी नहीं है। ये वो सच्चे अनुभव है जो हमारे सब्सक्राइबर्स ने खुद अनुभव किए हैं। इसलिए जब आप भी इन कहानियों को सुनेंगे तो आपके दिलों की धड़कनें तेज हो जाएंगी। आप ये कहानी कहां से सुन रहे हैं, हमें कमेंट में बताएं। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की मजेदार कहानियां और किस्से। आज की पहली कहानी। मेरा नाम आतिश प्रसाद है। मैं कोलकाता के नए हाटी में रहता हूं, लेकिन मेरा गांव यूपी के बलिया में गरब से रतसर जाने के रास्ते में पड़ता है। मैं जो कहानी आपको बताने जा रहा हूं ये 1963 की है। मुझे यह बात मेरी दादी ने बताई थी। तो हुआ यह था कि उस टाइम मेरी दादी की नई नई शादी हुई थी। हमारे गांव से कुछ दूर एक जगह पड़ती है। वहां एक छोटा सा तालाब बना है जिसे हमारे यहां पोखरी बोला जाता है। तो हुआ यूं कि दादी बताती थी कि शादी के कुछ दिन बाद जब वह उस गांव में रहने आई तो अंधेरा होते ही पूरे गांव में सन्नाटा छा जाता था। सारी सड़कें बिल्कुल वीरान हो जाती थीं। कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। वह सर्दियों का मौसम था और वह पोखरी जो उनके घर से करीब 2 किलोमीटर दूर पड़ती थी, रात होते ही वहां से अजीब अजीब आवाजें आने लगती थीं, जैसे कि वहां बहुत सारे लोग नाच गाना कर रहे हों। मतलब ऐसा लगता था जैसे वहां कोई जश्न मनाया जा रहा हो। पहले तो उनको लगा कि शायद गांव में ही किसी के घर में शादी होने वाली होगी और ये आवाजें वहीं से आती होंगी। लेकिन जब वह आवाजें लगातार 1 महीने तक आती रहीं तो दादी ने अपनी सास यानी कि मेरी परदादी से इस बारे में पूछा कि यह हर रात एक ही जगह से नाच गाने की आवाज क्यों आती है। तो उन्होंने दादी की बात सुनते ही उनको डांटते हुए चुप रहने का इशारा किया। फिर उन्होंने दबी आवाज में दादी को बताया कि यह भूतों का जश्न है। वहां पोखरी पर भूतों की पूरी बारात लगती है। दरअसल हुआ यह था कि किसी जमाने में एक बार वहां बहुत दूर से एक बारात आ रही थी। उनको दूर कहीं किसी गांव में जाना था और उन दिनों बारातें ज्यादातर पैदल ही दूसरे गांव में जाया करती थीं। उन दिनों बिजली भी नहीं होती थी, इसलिए बारात में लोग अपने साथ लैंप लेकर चलते थे। तो एक बार वह बारात उसी पोखरी वाले रास्ते से गुजर रही थी। उनको अभी काफी दूर जाना था, तो उस पोखरी के पास पहुंचकर उन लोगों ने वहीं रुककर रात बिताने का फैसला किया, ये सोचकर कि अगली सुबह यहां से चल पड़ेंगे। फिर रात में उन लोगों ने वहीं पोखरी किनारे अपने लिए खाना बनाना शुरू किया। लेकिन हमारे यहां कहते हैं कि कभी किसी अनजान जगह पर खाने पीने से पहले थोड़ा सा खाना वहां पर गिरा देना चाहिए, जिससे कि अगर वहां कोई शक्ति हो तो वह आपको परेशान न करे। लेकिन इन लोगों ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने बहुत सारा खाना बनाया और फिर अकेले ही उस खाने को खाने लगे। साथ ही बताऊं कि उस पोखरी के पास एक बहुत बड़ा बगीचा था जिसमें आम, महुआ वगैरह के बड़े बड़े पेड़ लगे थे। अब वह सब लोग वहां खाना खा ही रहे थे कि तभी उन्हें उस बगीचे से फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। उनमें से कुछ लोगों ने बगीचे की तरफ देखा तो उन्हें वहां एक बड़ी सी चमकती हुई चीज दिखाई दी। उसके बाद अचानक न जाने उन सब लोगों को क्या हुआ, वह सभी बाराती एक दूसरे को मारने लगे। कोई किसी को पानी में डुबोकर मार रहा था तो कोई किसी का गला घोंट रहा था। देखते ही देखते वहां मौत का नाच हो गया। कुछ समझदार लोग बताते हैं कि वहां कोई बुरी शक्ति थी जिसने उन सबसे ऐसा करवाया। वह सभी बाराती वहीं मर गए। फिर एक दिन पास के एक गांव का एक व्यक्ति उस रास्ते से गुजर रहा था। तभी उसे उस पोखरी के पास से नाच गाने की आवाजें सुनाई दी। उसे लगा शायद कोई बारात आई होगी। लेकिन जब वह पोखरी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वहां बहुत सारे लोग नंगे घूम रहे थे। उनमें से किसी के शरीर पर कपड़ा नहीं था। वे सब इंसान नहीं बल्कि प्रेत थे। उनमें से किसी का हाथ गायब था, किसी की टांग तो किसी की आंख नहीं थी। यह देख वह आदमी डर के मारे बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो वह अपने घर में था। पता चला कि गांव के कुछ लोगों ने उसे उस पोखरी में आधा डूबा हुआ पाया था। अगर वे लोग समय पर नहीं पहुंचते तो उसकी मौत पक्की थी। लेकिन उस रात के बाद से उसकी तबीयत बहुत खराब रहने लगी और 2 महीने बाद उसकी मौत हो गई। ये कहानी बिल्कुल सच है और अगर कोई देखना चाहता है
तो वह खुद उस पोखरी पर जाकर यह सब होते हुए देख सकता है। रत्सर नहर से जो रास्ता सिकरिया को जोड़ता है, उसी के बीच में पड़ती है वह पोखरी जहां हर रात लगता है भूतों का मेला। तो दोस्तों, हमने इस कहानी से सीखा कि अनजानी जगहों पर किसी भी चीज का उपभोग करते समय हमें सावधानी बरतनी चाहिए। साथ ही किसी भी कार्य को करने से पहले स्थानीय परंपराओं और विश्वासों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी अनदेखी करने से बड़ी हानि हो सकती है। चलिए, बिना देरी किए अब बढ़ते हैं दूसरी कहानी की तरफ। आज की दूसरी कहानी। मेरा नाम मनीष शर्मा है और मैं यूपी के अलीगढ़ का रहने वाला हूं। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं जो मेरी दादी के साथ घटी थी। ये बात आज से करीब 40 साल पुरानी है, जब मेरे चाचा का जन्म हुआ था। हमारे यहां के मलखान सिंह हॉस्पिटल में उस वक्त हमारे परिवार में केवल मेरे दादा, दादी और मम्मी थे। जिस हॉस्पिटल में चाचा का जन्म हुआ था, उस वक्त उसके आसपास ज्यादा घर नहीं थे। उस दिन सभी लोग हॉस्पिटल गए हुए थे और मम्मी घर में अकेली थी। इसीलिए घर पर और कोई नहीं होने के कारण दादा को ही रात में घर वापस आना पड़ा। लेकिन मेरी दादी हॉस्पिटल में अकेली थी और उनके पास परिवार का कोई भी सदस्य नहीं था। फिर रात के करीब 12 बजे जब मेरी दादी सो रही थीं, तो उन्होंने देखा कि बाहर खिड़की पर कोई अपने नाखूनों से शीशे को खरोंच रहा था। दादी ने देखा कि वह जो कोई भी था, उसके नाखून बहुत लंबे थे और उसका हाथ बिल्कुल सड़ा हुआ लग रहा था। वह अपने नाखूनों से बार बार शीशे को खरोंच रहा था। वह शीशा बहुत ऊंचा था, इसलिए उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन उसका हाथ साफ साफ दिखाई दे रहा था। शायद वह खिड़की को खोलने की कोशिश कर रहा था। यह देखकर दादी डर के मारे जम गईं, लेकिन किसी तरह उन्होंने हिम्मत जुटाकर अपना हाथ चाचा के ऊपर रख लिया। 4 बजे तक वह खरोंचने की आवाजें होती रहीं। फिर 4 बजे के बाद वह आवाजें अपने आप बंद हो गईं। यह बात बिल्कुल सच है और यह मुझे मेरी दादी ने ही बताई थी। तो दोस्तों, हमने इस कहानी से सीखा कि कभी भी डर और अंधेरे में अपनी हिम्मत और साहस को न खोएं। कठिन परिस्थितियों में अपने अंदर की ताकत को पहचानना और संयम बनाए रखना सबसे जरूरी होता है, क्योंकि डर का सामना करना ही उसका सबसे बड़ा हल है। चलिए, बिना देरी किए अब बढ़ते हैं तीसरी कहानी की तरफ। आज की तीसरी कहानी। मेरा नाम मोहम्मद अब्बास है और मैं जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में रहता हूं। मैं जो कहानी आपको बताने जा रहा हूं, यह मेरे साथ 2016 में हुआ था। उस साल मैंने अपनी 12वीं कक्षा पूरी करके एक नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लिया था। कॉलेज मेरे घर से करीब 190 किलोमीटर दूर था, इसलिए मैंने वहां एक कमरा किराए पर ले लिया था, जिसमें मैं अकेला रहता था। एडमिशन होने के बाद उस कमरे में रहते हुए मुझे 3 महीने बीत गए। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर एक रात 9 मई 2016 उस शाम मैंने जल्दी खाना बना लिया था। खाना बनाने के बाद मैंने थोड़ा फोन चलाया और फिर थोड़ी देर बाद खाना खाकर नीचे बर्तन साफ करने के लिए चला गया, क्योंकि मेरे रूम में पानी का पाइप नहीं था। मकान मालिक ने नीचे ही एक पॉइंट लगवाया हुआ था। वह रात करीब 9:30 बजे का समय था। बाहर बहुत अंधेरा था, लेकिन जहां बर्तन धोने का पॉइंट था, वहां एक बल्ब जल रहा था। तो नीचे जाकर मैंने सारे बर्तन धो लिए। अब बस एक गिलास धोने के लिए बचा था। मैंने जैसे ही वह गिलास धोने के लिए हाथ में लिया तो लाइट चली गई। मैंने सोचा थोड़ी देर इंतजार करता हूं, लाइट आएगी तो धो लूंगा। फिर कुछ देर बाद लाइट आ गई। लाइट आने के बाद जैसे ही गिलास को धोने के लिए गया, फिर से लाइट चली गई। फिर 2 मिनट बाद लाइट वापस आ गई। मैं फिर से धोने लगा, लेकिन तीसरी बार भी ऐसा ही हुआ। मुझे लगा शायद मकान मालिक का बेटा मुझसे मजाक कर रहा है, क्योंकि वह अक्सर शरारत करता रहता था। आखिरकार मैंने किसी तरह वह गिलास धोया और ऊपर अपने बिस्तर में चला गया। तब तक 10:30 हो चुके थे। बिस्तर में लेटकर मैं यही सब सोच रहा था कि यह पक्का मकान मालिक के बेटे की शरारत होगी, क्योंकि लाइट बार बार कभी नहीं जाती। कुछ देर बाद मैंने इस बात को अपने दिमाग से निकाल दिया और फोन में मूवी देखने लगा, क्योंकि मैं अक्सर सोने से पहले मूवी देखा करता था। फिर मूवी देखते देखते 11:30 बजे के करीब मुझे नींद आने लगी। सोने से पहले मुझे प्यास भी लग रही थी, तो मैंने एक गिलास पानी भरा और थोड़ा सा पानी पीकर बाकी गिलास बिस्तर के बगल में रख दिया। मुझे अच्छे से याद है कि मैंने आधा गिलास पानी पीकर वहीं रखा था, लेकिन रात में सोते सोते अचानक पता नहीं कैसे मेरी आंख खुली। जब आंख खुली
तो मैंने देखा कि वह गिलास बिल्कुल खाली था, ना ही गिलास का पानी फर्श पर फैला था। मुझे बहुत हैरानी हुई कि ऐसा कैसे हो सकता है। यह बहुत अजीब था। उसके बाद मुझे 2 घंटे तक नींद नहीं आई। फिर मैं लेटा लेटा मूवी देखने लगा। उसके बाद सुबह तक मैं सो नहीं पाया। उस रात मुझे इतना डर नहीं लगा, लेकिन अगले दिन जब मुझे पता चला कि मकान मालिक का बेटा तो 2 दिन से घर पे है ही नहीं है, वह तो अपनी मौसी के घर गया हुआ था, तो मैं बहुत डर गया। लैंडलॉर्ड ने बताया कि रात में उनके घर में तो कोई लाइट नहीं गई थी, जबकि उनके घर और मेरे रूम का एक ही कनेक्शन था। मुझे बहुत डर लगने लगा। दिमाग में बस यही चल रहा था कि आज रात फिर से लाइट चली जाएगी और फिर से गिलास का पानी खाली हो जाएगा। मुझे अकेले रात बिताने में भी डर लग रहा था, तो मैंने अपने एक दोस्त को, जिसका नाम जावेद था, रात में अपने घर बुला लिया। वह 3 लोग एक साथ एक रूम में रहते थे और मेरे साथ मेरे ही सेमेस्टर में पढ़ते थे। पहले तो उसने आने से मना किया, लेकिन फिर मैंने उससे कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो वह आने के लिए तैयार हो गया। फिर शाम 6 बजे वह मेरे रूम पर आ गया। उसे देखकर मैं बहुत खुश हो गया। फिर मैं बाहर से चिकन और कुछ कोल्ड ड्रिंक्स ले आया, क्योंकि अगले दिन संडे था, इसलिए हम लोग रात में लेट सोने वाले थे। फिर रात के टाइम मैं खाना बना रहा था और वह अपने घर वालों से फोन पर बात कर रहा था। खाना बनाने के बाद हम दोनों बैठकर बातें करने लगे। वह बोला, तुम तो बिल्कुल ठीक लग रहे हो, तो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि तुम्हारी तबीयत खराब है? मैंने कुछ नहीं कहा। तो उसने फिर पूछा, अब्बास बोलो, झूठ क्यों बोला? तो मैंने उसे रात की सारी बात बता दी। मेरी बात सुनकर वह हंसने लगा और बोला, क्यों, मजाक कर रहे हो? मैंने कहा, यह मजाक नहीं है, मैं सच कह रहा हूं। लेकिन उसे लगा कि मैं झूठ बोलकर उसे डराना चाहता हूं। उसने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। फिर हम लोग दूसरी बातें करने लगे। अब हम बैठे बैठे बात कर ही रहे थे कि किसी ने बाहर से दरवाजा नॉक किया। मैंने उठकर दरवाजा खोला तो देखा कि लैंडलॉर्ड का बेटा बाहर खड़ा था। मैंने उसे अंदर बुलाया तो वह रूम के अंदर आ गया और मेरे दोस्त से बात करने लगा। इसी बीच हमारे खाने का टाइम हुआ, तो मैंने उसे भी खाना खाने को कहा, लेकिन वह बोला, नहीं, आप खा लो, मैं घर जाकर खाऊंगा, मुझे घर में थोड़ा काम है। इतना कहकर वह वहां से चला गया। उसके बाद हम दोनों ने खाना खाया और फिर मैं रोज की तरह बर्तन धोने के लिए नीचे चला गया। लेकिन इस बार मुझे डर लग रहा था, तो मैंने अपने दोस्त को भी अपने साथ ले लिया। वह हंस रहा था। मेरी नजर नीचे बल्ब पर ही थी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। लाइट एक बार भी नहीं गई। उसके बाद हम दोनों एक एक करके वॉशरूम गए और फिर ऊपर रूम में आ गए। फिर रूम में आकर हम दोनों बिस्तर में लेटकर मूवी देखने लगे। इसी बीच 2 बजे के करीब वह बोला, वह वॉशरूम जा रहा है। तो मैं अकेला ऊपर ही उसके आने का इंतजार करने लगा, लेकिन वह 40 मिनट तक वापस नहीं आया। फिर 40 मिनट बाद जब वह आया तो मैंने उससे पूछा, इतना टाइम क्यों लगा दिया? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप बिस्तर में लेटकर अपना मुंह ढक के लेट गया। मैंने उसे पूछने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। कुछ देर बाद मेरी भी आंख लग गई। फिर अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो देखा कि वह मेरे रूम में नहीं था। मैंने नीचे वॉशरूम में भी चेक किया, लेकिन वह वहां भी नहीं था। तो मैंने जल्दी से उसे कॉल किया। उसने बताया कि वह अपने रूम पर आ गया है। उसने मुझसे भी जल्दी से उसके यहां आने को कहा। फिर मैं 10 बजे के करीब उसके यहां पहुंच गया, लेकिन जब जाके उसने मुझे जो बताया वह सुनकर मैं इतना डर गया कि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं अपने रूम पर वापस जा सकूं। उसने बताया, रात में जब मैं बाथरूम से निकलने से पहले हाथ धो रहा था तो अचानक लाइट चली गई, बिल्कुल अंधेरा हो गया। तभी किसी ने बाथरूम का दूसरा नल ऑन कर दिया। मुझे लगा वह तू है। मैंने बोला भी, अब्बास ऐसा मत करो, मुझे डर नहीं लगता। लेकिन फिर कई देर तक जब कोई आवाज नहीं आई तो मुझे डर लगने लगा। मुझे याद आया कि कल तुम्हारे साथ क्या हुआ था। मैंने अंधेरे में ही दरवाजा खींच के खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था, जैसे कि किसी ने बाहर से ही दरवाजा बंद कर दिया हो। मैं जोर जोर से दरवाजे पर हाथ मारने लगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर थोड़ी देर बाद लाइट आ गई तो मैंने दरवाजा फिर से खोला और इस बार दरवाजा खुल गया। उस जगह जरूर कुछ है, वहां अकेले रहना ठीक नहीं है, तुम वहां मत रहो, वहां अकेले रहना सेफ नहीं है। तो मैंने कहा, ठीक है, तुम मेरे साथ चलो, मैं अपना सामान ले आता हूं, कुछ दिन तुम्हारे साथ रह लूंगा और फिर कोई दूसरा रूम ढूंढ लूंगा। फिर वह मेरे साथ आया
और मैं अपना सारा सामान वहां से ले आया। फिर मैं अपने एक दूसरे फ्रेंड के साथ रहने लगा और जब तक मेरी स्टडी पूरी हुई तब तक मैं अपने फ्रेंड के साथ ही अच्छे से रहा। लेकिन उस रूम में मेरे साथ जो हुआ वह मुझे आज भी अच्छे से याद है। वह सब पहले मेरे साथ और फिर मेरे फ्रेंड के साथ हुआ, जिसका मतलब था कि वहां पक्का कुछ था जो हमारा वहां रहना पसंद नहीं करता था। तो दोस्तों, हमने इस कहानी से सीखा कि कभी-कभी हमें अपनी आंतरिक भावना और डर को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर किसी जगह पर हमें असहज महसूस हो या कुछ अजीब घटित हो तो हमें उस स्थान को छोड़कर सुरक्षित महसूस करने वाली जगह पर जाना चाहिए। अपनी सुरक्षा और मानसिक शांति को हमेशा प्राथमिकता देनी चाहिए। चलिए बिना देरी किए अब बढ़ते हैं चौथी कहानी की तरफ। आज की चौथी कहानी। मेरा नाम राहुल है और मैं कतर के एक हॉस्पिटल में जॉब करता हूं। मैं पंजाब का रहने वाला हूं। मैं आपको एक सच्ची कहानी बताने जा रहा हूं जो मेरे दादाजी के समय की है। हमारे पास 100 एकड़ जमीन है और उसके बीचों बीच एक कमरा बना हुआ है। जब से मैंने होश संभाला है तब से वह कमरा हमेशा बंद देखा है। उस कमरे पर एक ताला लगा है और उस ताले के ऊपर एक काले रंग का कुछ धागे जैसा बंधा हुआ है जो कि देखने में बहुत पुराना लगता है। मैं आपको बता दूं कि मैं इन भूत प्रेत जैसी चीजों पर कभी विश्वास नहीं करता था, लेकिन जब मैंने अपनी मम्मी और बुआ से उस कमरे के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि मेरे दादाजी एक बहुत बड़े ज्ञानी हुआ करते थे और उन्हें बहुत सारी विद्याओं का ज्ञान था। वह पूरे गांव के भूत प्रेतों को पकड़कर कहीं छुपा के रखते थे। पक्का तो नहीं पता, लेकिन शायद उन्होंने उन सभी भूतों को उसी कमरे में रखा था। फिर एक दिन मेरे दादाजी किसी के घर से भूत पकड़ कर आ रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उन्हें चक्कर आने लगे। उन्होंने घर आकर यह बात सबको बताई, लेकिन मेरी दादी ने उन्हें आराम करने के लिए कहा और कहा कि आप सो जाइए। मेरे दादाजी ने उनकी बात मान ली और खाना खाकर सो गए। लेकिन उस रात उन्हें पता नहीं कैसी नींद आई कि वह अगले पूरे दिन तक उठे ही नहीं। मेरी दादी ने समझा कि वह बहुत ज्यादा थक चुके हैं, इसलिए नहीं उठ रहे। असल में मेरी दादी बहुत भोली थी। जितने मेरे दादाजी ज्ञानी थे उतनी ही मेरी दादी जी भोली थीं। जब दादाजी अगले पूरे दिन तक भी नहीं उठे तो घर वालों को उनकी चिंता होने लगी, लेकिन दादी किसी को भी दादाजी के कमरे में जाने नहीं देती थी, क्योंकि दादाजी अपने कमरे में अपनी अलग अलग शक्तियों का रिचुअल करते थे। लेकिन जब घर वालों को यह बात पता चली तो उन्होंने जाकर दादाजी को चेक किया। दादाजी के पास से बहुत बदबू आ रही थी और उनकी सांसें बंद हो चुकी थीं। दादाजी की मौत हो चुकी थी, लेकिन वह अपने साथ अपने भूतों का राज भी ले गए। किसी को नहीं पता था कि वह अपने भूतों को कहां रखते थे। जब मैंने अपनी मम्मी और बुआ से यह बात सुनी तो मुझे हंसी आई, क्योंकि मैं इन सब चीजों पर यकीन नहीं करता था। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद मुझे इन सब बातों पर यकीन हो गया। करीब 7-8 महीने बाद एक शाम मैं अपने खेतों में जा रहा था, लेकिन तभी अचानक से मौसम बहुत खराब होने लगा। आसमान में काले बादल छा गए और हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई। अपने आप को बचाने के लिए मैं आसपास कोई जगह देखने लगा। तभी मुझे वह कमरा दिखाई दिया जो हमेशा बंद रहता था। मैं बता दूं कि वह कमरा हमारे घर से करीब 50 एकड़ दूर है और कमरे के बिल्कुल पास एक बहुत पुराना, करीब 100 से 200 साल पुराना एक बरगद का पेड़ है, जिसके बहुत लंबी लंबी शाखाएं हैं जो धरती तक आती हैं। मैं अपने घर से बहुत दूर आ चुका था, इसलिए वापस जाने में मैं बिल्कुल भीग जाता। इसलिए जब मैंने पेड़ को देखा तो अपने आप को भीगने से बचाने के लिए मैं जल्दी से उस पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो गया। लेकिन तभी मुझे याद आया कि बारिश के वक्त पेड़ के नीचे नहीं खड़ा होना चाहिए, वरना आसमानी बिजली गिरने का डर रहता है। वहां से सामने वह कमरा भी साफ साफ दिखाई दे रहा था। अब मैं वहां खड़ा यह सब सोच ही रहा था कि तभी मुझे ऐसा लगा जैसे उस कमरे का दरवाजा धीरे धीरे ठक ठक करके हिल रहा हो। मैंने उसे देखकर पहले तो नजरअंदाज किया, लेकिन जब मेरा शक यकीन में बदल गया तो मैं उस दरवाजे के पास जाकर उसे ध्यान से सुनने लगा। मेरा शक बिल्कुल सही था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कमरे के अंदर से दरवाजा जोर जोर से पीट रहा हो। यह देखकर मैं इतना डर गया कि इतनी तेज बारिश में भी भीगने की परवाह किए बिना भागता हुआ जैसे तैसे अपने घर पहुंचा। घर आकर मैंने यह बात किसी को नहीं बताई और चुपचाप खाना खाकर सो गया। लेकिन इस बात को याद करके मैं आज भी बहुत डर जाता हूं। तो दोस्तों, हमने इस कहानी से सीखा कि हमें अज्ञात चीजों या स्थानों के बारे में
बिना जानकारी के कोई निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। साथ ही परिवार के अनुभवों और पुरानी परंपराओं का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी वे हमें कुछ ऐसे महत्वपूर्ण संकेत दे सकते हैं जो हमारी समझ से बाहर होते हैं। चलिए बिना देरी किए अब बढ़ते हैं 5वीं कहानी की तरफ। आज की 5वीं कहानी। आज मैं आपको अपनी फैमिली से जुड़ी एक और सच्ची कहानी बताना चाहता हूं। यह पहली कहानी मेरे नाना के गांव की है, जो मुझे मेरी नानी ने बताई थी। मेरे नाना हिमाचल के एक छोटे से गांव में रहते थे। यह बात बहुत साल पहले की है। उस गांव में एक नाला हुआ करता था और गांव वालों का मानना था कि उस नाले में चुड़ैलें रहती हैं। पूरे गांव के लोग उन चुड़ैलों के आतंक से डर कर रहते थे। उन दिनों गांव में बाथरूम भी नहीं होते थे, इसलिए लोग टॉयलेट वगैरह के लिए गांव से बाहर खुले में जाते थे। लेकिन चुड़ैलों की वजह से लोग बाहर जाने से बहुत डरते थे। सबका जीना मुश्किल हो गया था। नानी बताती हैं कि उन चुड़ैलों का आतंक इतना बढ़ गया था कि वह चुड़ैल रात भर गांव के घरों के आंगन में बैठकर रोती रहती थी और लोगों के खिड़की दरवाजों को बजाती थी। फिर एक दिन गांव के लोगों ने बहुत परेशान होकर कुछ पुरोहितों को बुलाया। उन पुरोहितों ने नाले के पास की जमीन पर एक बड़े पत्थर में हनुमान जी की मूर्ति बनवाई और उसे वहां स्थापित करवा दिया। जिस जगह पर यह मूर्ति स्थापित की गई थी वह जमीन मेरे नाना जी की थी। इसके बाद वह चुड़ैल गांव के लोगों को दिखना बंद हो गई। यह सब मेरी नानी की शादी होने से पहले हुआ था। कुछ समय बाद नानी की शादी हुई और वह उस गांव में आकर रहने लगी। कई साल बीत गए, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन एक रात नानी रात के समय टॉयलेट करने के लिए उसी नाले के पास गईं। जब नानी वहां पहुंची तो उन्हें पीछे से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह आवाज किसी औरत की थी जो कह रही थी, "ए क्या कर रही है? मैं आऊं क्या तेरे पास? बोल, आऊं क्या? चला ही जाती हूं।" वह रात का समय था और वहां आसपास कोई भी नहीं था, तो नानी वह आवाज सुनकर बहुत डर गई और जल्दी से घर लौट आई। लेकिन सुबह जब नानी सोकर उठी तो उन्हें उस रात की कोई बात याद नहीं रही और वह भूल गई। लेकिन उस दिन के बाद से ही नानी की तबीयत खराब रहने लगी। नानी इतनी कमजोर हो गई कि 1-2 महीने तक वह बिस्तर से नीचे तक नहीं उतर पाई। 1-2 साल तक ऐसा ही चलता रहा। नानी को कई अस्पतालों में भी दिखाया, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं हुई। नानी ना तो ठीक से खाती थीं और ना ही किसी से बात करती थीं। उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी। फिर एक दिन किसी ने नाना से कहा कि इन पर जरूर कोई ऊपरी चक्कर है और इनका इलाज दवाइयों से नहीं होगा। फिर नाना नानी को शिमला के एक बहुत बड़े और प्रसिद्ध हनुमान मंदिर लेकर गए और वहां के पंडित जी से सारी बात बताई। पंडित जी ने जब नानी को देखा तो वह समझ गए कि इन पर कोई बुरी ताकत सवार है। उन्होंने नानी पर झाड़ फूंक किया और उन्हें हनुमान जी का प्रसाद खाने को दिया। प्रसाद खाने के कुछ देर बाद नानी को उल्टियां होने लगीं और उनके पेट से काले रंग का कुछ गंदा सा निकलने लगा। उल्टी के बाद नानी की हालत ठीक होने लगी और आज तक वह बिल्कुल ठीक हैं। हनुमान मंदिर अब भी उनकी जमीन पर बना हुआ है और बीच बीच में वहां हनुमान जी का जागरण भी करवाया जाता है। गांव के लोग उस मंदिर को बहुत मानते हैं। तो दोस्तों, हमने इस कहानी से सीखा कि हमें अपनी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की समस्याओं को हल्के में नहीं लेना चाहिए और अगर कोई असामान्य परिस्थिति हो तो उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। साथ ही धार्मिक आस्थाएं और विश्वास कभी कभी हमें मानसिक शांति और शारीरिक रूप से ठीक होने में मदद कर सकते हैं। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? जब मैंने ये सारी कहानियां सुनी तो मेरा तो दिमाग ही चकरा गया। मेरा मतलब, इस दुनिया में चल क्या रहा है? पता नहीं इस दुनिया में कैसे कैसे राज छुपे हुए हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप ऐसी कहानियां आगे भी सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगला वीडियो कितने दिन में आएगा ये डिपेंड करेगा कि यह वीडियो कितना ज्यादा शेयर होता है। अगर आपके पास भी कोई कहानी या किस्सा है जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो उसे हमें भेजिए। हम आपकी कहानी को अगली कड़ी में जरूर शामिल करेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं जल्दी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।